उन्होंने हाल ही में किताब लिखी और वो भी बहुत महत्वपूर्ण। डीप वर्क आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है और एक बेहतर व ज्यादा संतोषजनक जीवन दे सकती है। मुझे इसकी बेहद जरूरत थी, इसलिए मैंने इसमें से ढेर सारी बातें हाईलाइट की और नोट्स बनाए। लेकिन कई बिजनेस किताबों की तरह इसकी मुख्य बात को जरूरत से ज्यादा फैलाया गया था और बार बार दोहराया गया था। इसलिए 15 मिनट ऑफ टाइमलेस की भावना में मैंने इसे ठीक 15 मिनट में समेटने की कोशिश की। ये किताब के मुख्य संदेशों, कुछ बेहतरीन कोट्स और बीच बीच में मेरे अपने विचारों का मिश्रण बन गया। अब ये 17 मिनट का हो गया है, लेकिन इतना फर्क मायने नहीं रखता और मुझे भरोसा है कि आपका समय वसूल होगा। उम्मीद है कि ये आपके जीवन में उपयोगी और लागू करने लायक साबित होगा। इन सभी विचारों का श्रेय कैल न्यूपोर्ट और उनकी टीम को जाता है। अगर आप पूरा अनुभव लेना चाहते हैं तो किताब जरूर पढ़ें। मैं एक फोकस जीवन जीना चाहता हूं क्योंकि वही सबसे बेहतरीन जीवन है। किताब की संरचना को जितना हो सके उतना फॉलो किया गया है। सबसे पहले बड़ी सोच यानी मुख्य विचार, फिर ये कि डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये मूल्यवान है, दुर्लभ है और जीवन को अर्थ देता है। उसके बाद बात आती है कि डीप वर्क कैसे किया जाए। इसके लिए आपको एक सिस्टम चुनना होगा, उसे आदत और रिचुअल में बदलना होगा, अपने काम में तीव्रता लानी होगी और कभी कभी आलसी बनना भी सीखना होगा। आपको अपने ध्यान और एकाग्रता को मसल की तरह ट्रेन करना होगा। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी, प्रोडक्टिव मेडिटेशन करना होगा और शायद सीईओ बनने की दौड़ में भी नहीं भागना होगा। अब चलिए इन बातों को गहराई से समझते हैं। मुख्य विचार यानी डीप वर्क हाइपोथेसिस ये कहती है कि गहराई से काम करने की क्षमता आज के समय में लगातार दुर्लभ होती जा रही है, जबकि उसी समय उसकी कीमत हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए जो लोग इस स्किल को विकसित कर लेते हैं और इसे अपने कामकाजी जीवन का मुख्य हिस्सा बना लेते हैं, वही आगे बढ़ेंगे और असली सफलता हासिल करेंगे। शुरुआत में डीप वर्क और शैलो वर्क का फर्क समझना जरूरी है। डीप वर्क वो प्रोफेशनल काम है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ किया जाता है, जो आपकी मानसिक क्षमता को उसकी सीमा तक ले जाता है। ऐसा काम नहीं वैल्यू पैदा करता है, आपकी स्किल को बेहतर बनाता है और जिसे कॉपी करना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ शैलो वर्क ऐसे हल्के और लॉजिस्टिक टाइप के काम हैं जिन्हें लोग अक्सर डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हैं। ये दुनिया में ज्यादा नई वैल्यू नहीं जोड़ते और इन्हें आसानी से कोई भी दोहरा सकता है। किताब का मुख्य तर्क यही है कि आज की दुनिया धीरे धीरे शैलो वर्क की तरफ बढ़ रही है और कठिन लेकिन अधिक मूल्यवान डीप वर्क को नजरअंदाज कर रही है। डीप वर्क कैसे करना है ये बताने से पहले कैल न्यूपोर्ट ये साबित करना चाहते हैं कि डीप वर्क 3 वजहों से बेहद महत्वपूर्ण है। ये मूल्यवान है, दुर्लभ है और जीवन को अर्थ देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि डीप वर्क इतना मूल्यवान क्यों है। आज की 21वीं सदी में सबसे जरूरी स्किल्स हैं नई और जटिल चीजों को तेजी से सीखना, किसी काम को दुनिया के बेहतरीन स्तर पर करना और बेहद बुद्धिमान टेक्नोलॉजी व मशीनों के साथ काम करना। डीप वर्क या डेलिब्रेट प्रैक्टिस इन्हीं स्किल्स को विकसित करने का तरीका है। हमारी अर्थव्यवस्था अब उन लोगों को सबसे ज्यादा इनाम दे रही है जो गहराई से काम कर सकते हैं। आज नॉलेज वर्कर्स बहुत इंटेलिजेंट टूल्स और मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन टूल्स को कंट्रोल और दिशा देने वाले लोगों की मांग लगातार बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जो आज नया है वो कल पुराना हो सकता है। ऊपर से पूरी दुनिया का टैलेंट मार्केट अब इंटरनेट के कारण सबके लिए खुल चुका है। फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स हर जगह मौजूद है। इन सब चीजों ने कॉम्पिटिशन और कॉम्प्लेक्सिटी को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। इसीलिए जो लोग तेजी से कठिन चीजें सीख सकते हैं और फिर उनसे शानदार परिणाम पैदा कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर मौजूद है। यहीं पर आता है डेलिब्रेट प्रैक्टिस का विचार। सवाल ये है कि हम उन लोगों में कैसे शामिल हों जो इस स्तर पर काम कर पाते हैं। विज्ञान के अनुसार इसके 2 मुख्य तत्व हैं। पहला, आपका ध्यान पूरी तरह किसी एक स्पेसिफिक स्किल पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा, आपको लगातार फीडबैक मिलना चाहिए ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपना ध्यान वहीं बनाए रखें जहां वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो। इसी प्रक्रिया को डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहा जाता है और कैल न्यूपोर्ट इसे अपने शब्दों में डीप वर्क तक बढ़ाते हैं। रिसर्च बताती है कि एक्सपर्ट्स और सामान्य लोगों के बीच का फर्क किसी जन्मजात प्रतिभा का नहीं, बल्कि वर्षों तक किए गए डेलिब्रेट एफर्ट का परिणाम होता है। जब आप किसी चीज पर गहरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं तो आपके दिमाग में उस गतिविधि से जुड़े न्यूरल पाथवेज मजबूत होने लगते हैं। बाद में उन्हीं पाथवेज को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें माइलिन नाम की फैटी लेयर का बड़ा योगदान होता है, जो न्यूरॉन्स के आसपास बनती है और सिग्नल्स को तेज व साफ बनाती है। जब आप किसी स्किल पर इंटेंसली फोकस करते हैं तो वही न्यूरल सर्किट बार बार सक्रिय होता है और माइलिन की लेयर मोटी होने लगती है। लेकिन अगर आपका ध्यान बार बार भटक रहा हो तो ये प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई कठिन स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में आपका फेसबुक फीड भी खुला है, तो आपका दिमाग बहुत सारे सर्किट्स को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। इससे वो उन खास न्यूरॉन्स को मजबूत नहीं कर पाता जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। यही वजह है कि मल्टीटास्किंग इतनी खराब होती है। सच कहूं तो भीतर से मुझे पहले से महसूस होता था कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा शैलो वर्क भर चुका था और मुझे इसके लिए किसी अतिरिक्त मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल जरूर आया, अगर डीप वर्क इतना वैल्यूएबल है तो फिर हर इंसान इसे क्यों नहीं करता? जवाब सीधा है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। डीप वर्क दुर्लभ क्यों होता जा रहा है?
क्योंकि आज की दुनिया में ऐसी कई चीजें एक साथ उभरी हैं जो हमारी गहरी एकाग्रता को लगातार तोड़ती रहती हैं। ये सभी आधुनिक नॉलेज वर्क का हिस्सा बन चुकी हैं और हर समय हमारा ध्यान खींचती रहती हैं। ओपन ऑफिसेज, सोशल मीडिया और कंपनियों के अंदर चलने वाली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जैसे स्लैक और स्काइप, ये सभी टूल्स कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उपयोगी जरूर हैं, लेकिन साथ ही ये हमारी फोकस करने की क्षमता को भी खत्म कर रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आधुनिक नॉलेज वर्कर के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि उसका ध्यान कभी एक जगह टिक ही नहीं पाता। इसका पहला बड़ा कारण है अटेंशन रेजिड्यू, यानी जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह नए काम में नहीं लगता, क्योंकि उसका एक हिस्सा अभी भी पुराने काम के बारे में सोच रहा होता है। रिसर्च में पाया गया कि छोटी सी इंटरप्शन भी किसी टास्क को पूरा करने में लगने वाले कुल समय को काफी बढ़ा देती है। मतलब अगर आप हर कुछ मिनट में ईमेल चेक कर रहे हैं, मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं या नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, तो आपका दिमाग बार बार रीसेट हो रहा है। यही वजह है कि टास्क स्विचिंग चाहे बहुत छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो, प्रोडक्टिविटी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। लेकिन असली समस्या इससे भी गहरी है। आज की मॉडर्न इकोनॉमी में किसी व्यक्ति की वास्तविक प्रोडक्टिविटी को मापना बेहद मुश्किल हो गया है। बड़ी कंपनियों में अक्सर ये साफ नहीं होता कि किसी एम्प्लॉय ने पिछले 2 घंटों में कंपनी के लिए कितना प्रॉफिट बनाया या उसने कल अपने करियर को कितना आगे बढ़ाया। जब लोगों को ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि असली प्रोडक्टिव वर्क क्या है, तब वे उसका उल्टा करने लगते हैं। वे सच में प्रोडक्टिव बनने की जगह खुद को प्रोडक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही वो जगह है जहां शैलो वर्क तेजी से बढ़ता है। लोग आसान और तुरंत दिखने वाले कामों में उलझ जाते हैं। बेवजह सीसी किए गए ईमेल थ्रेड्स में जवाब देना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना, रात 9 बजे भी ईमेल्स भेजना ताकि लोग समझे कि वे बहुत बिजी और इंपॉर्टेंट हैं, यही नया नॉर्मल बन जाता है। बिजी दिखना अब प्रोडक्टिविटी का सब्स्टिट्यूट बन चुका है। इस तरह शैलो वर्क हमारी जिंदगी पर हावी हो जाता है, क्योंकि वो आसान, दिखाई देने वाला और सोशली एक्सेप्टेबल है, जबकि डीप वर्क कठिन है, शांत है और अक्सर बाहर से दिखाई भी नहीं देता। लेकिन सवाल अब भी बचता है, ठीक है, डीप वर्क रेयर है और वैल्यूएबल भी, पर क्या ये बोरिंग नहीं है? क्या गहराई से काम करने में कोई पैशन, मीनिंग या पर्पस भी है? जवाब है, बिल्कुल है। डीप वर्क सिर्फ वैल्यूएबल और रेयर ही नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को गहरा मीनिंग भी देता है। इस हिस्से में कैल न्यूपोर्ट क्राफ्ट्समैनशिप यानी अपने काम को एक कला की तरह देखने की बात करते हैं। उनका कहना है कि हर नॉलेज वर्कर को अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक क्राफ्ट की तरह देखना चाहिए, जिस पर वो गर्व कर सके। यही क्राफ्ट्समैनशिप हमारे काम में पर्पस और मीनिंग पैदा करती है। सवाल यह है कि क्राफ्ट्समैन अपने काम में वो गहराई और संतोष कैसे ढूंढ लेते हैं जो बाकी लोग नहीं ढूंढ पाते, और नॉलेज वर्क में हम इसे कैसे दोहरा सकते हैं? इसका जवाब 3 डिसिप्लिन्स में छपा है: न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी। न्यूरोलॉजी यानी दिमाग के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका ब्रेन मीनिंग को आपकी एक्टिविटी के हिसाब से तय करता है, उल्टा नहीं। यानी अगर आप हर दिन अपने काम को महत्वपूर्ण मानकर पूरे फोकस के साथ करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसे महत्वपूर्ण मानने लगता है। जब आप किसी मीनिंगफुल चीज़ पर गहरी एकाग्रता से काम करते हैं, तो आपका ध्यान उन छोटी छोटी परेशानियों पर जाना बंद हो जाता है जो सामान्य रूप से हमारी जिंदगी को भर देती हैं। अलग अलग डिसिप्लिन्स की रिसर्च यही कहती है कि अटेंशन को स्किलफुली मैनेज करना ही एक अच्छे जीवन की कुंजी है। अगर आप लंबे समय तक डीप फोकस की अवस्था में रहते हैं, तो आपका माइंड दुनिया को ज़्यादा मीनिंगफुल और महत्वपूर्ण महसूस करने लगता है। डीप कॉन्सेंट्रेशन आपके अटेंशन सिस्टम को इस तरह पकड़ लेती है कि आप जीवन की छोटी और परेशान करने वाली चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की जिंदगी के सबसे अच्छे पल फ्लो की अवस्था में आते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब वे आराम कर रहे होते हैं, छुट्टियां मना रहे होते हैं या पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन रिसर्च इसके उलट कहती है। लोग वास्तव में तब सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब वे किसी चैलेंजिंग और वर्थफाइल काम में पूरी तरह डूबे होते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि लोग काम करते समय जितना खुश महसूस करते हैं, उतना वे खुद भी नहीं समझते, और आराम करते समय उतने खुश नहीं होते जितना वे सोचते हैं। इंसान के सबसे बेहतरीन पल तब आते हैं जब उसका शरीर या दिमाग अपनी सीमाओं तक स्ट्रेच होता है, किसी कठिन लेकिन मीनिंगफुल चीज को हासिल करने के लिए। फिलॉसफी का दृष्टिकोण इससे भी गहरा है। एक क्राफ्ट्समैन मीनिंग को अपने काम के भीतर ही खोज लेता है। वो अपने क्राफ्ट को परफेक्शन तक ले जाने की कोशिश में ही पर्पस महसूस करता है। जैसे एक लकड़ी पर काम करने वाला क्राफ्ट्समैन लकड़ी के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बना लेता है। वो उसकी छोटी छोटी क्वालिटीज को समझता है, उन्हें निखारता है और उनकी देखभाल करता है। इसी प्रक्रिया में वो अपने से बाहर किसी बड़े मीनिंग को खोज लेता है। फिलॉसफी कहती है कि इंसान का काम मीनिंग बनाना नहीं है, बल्कि उन मीनिंग्स को पहचानने की स्किल विकसित करना है जो पहले से ही दुनिया में मौजूद है। यही क्राफ्ट्समैनशिप की असली खूबसूरती है। एक बेहद सुंदर विचार यह भी दिया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट की ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर इंडिविजुअलिटी और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए हमेशा जगह होती है। हो सकता है कि 100 साल बाद हमारी इंजीनियरिंग टेक्निक्स पुरानी लगे, जैसे आज मिडिवल कैथीड्रल बिल्डर्स की टेक्निक्स लगती हैं, लेकिन हमारा क्राफ्ट्समैनशिप फिर भी सम्मानित किया जाएगा। यही बात डीप वर्क को सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल जीवन जीने का तरीका बनाती है। अब तक शायद ये साफ हो चुका है कि डीप वर्क कोई बोरिंग या नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, इसे प्रैक्टिकली किया कैसे जाए। आखिर हम डीप वर्क की आदत कैसे विकसित करें?
करें। अब सवाल यह है कि डीप वर्क किया कैसे जाए। जैसा कि डेरेक सिवर्स कहते हैं, अगर सिर्फ जानकारी होना ही सफलता की कुंजी होती तो हम सब अरबपति होते और हमारी फिटनेस भी परफेक्ट होती। दुनिया में अच्छी आइडियाज की कमी नहीं है, असली चुनौती उन्हें प्रैक्टिकली लागू करने की है। अच्छी बात यह है कि कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क की आदत विकसित करने के लिए ढेर सारे प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। इस हिस्से का उद्देश्य उन्हीं प्रिंसिपल्स को समझना है जिन्हें बार बार रिविजिट किया जा सके। इनमें मुख्य बातें हैं: एक सिस्टम चुनना, उसे रिचुअल बनाना, इंटेंसिटी पैदा करना, कभी कभी लेजी होना, कॉन्सेंट्रेशन को मसल की तरह ट्रेन करना, कुछ समय के लिए सोशल मीडिया छोड़ना, प्रोडक्टिव मेडिटेशन करना और शायद सीईओ बनने की दौड़ में ना पड़ना। सबसे पहला कदम है डीप वर्क के लिए एक सिस्टम चुनना। इतिहास में सफल लोगों ने अपने काम में गहरी एकाग्रता लाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है। कैल न्यूपोर्ट 4 मेथड्स बताते हैं: मोनास्टिक, बाइमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक। इनमें कुछ बहुत एक्सट्रीम हैं और कुछ प्रैक्टिकल अडैप्टेशंस हैं जिन्हें सामान्य लोग भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब प्रोडक्टिविटी की नेचर में छिपा है। प्रोडक्टिविटी लीनियर नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि आपको लंबे, लगातार और बिना इंटरप्शन वाले समय के ब्लॉक्स मिलें तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये समय छोटे और फ्रैगमेंटेड होते जाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी तेजी से गिरने लगती है। बाइमोडल स्केड्यूल इसी विचार पर आधारित है। इसका मतलब है कि नियमित रूप से कुछ समय के लिए खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेना, ताकि आप सिर्फ डीप थिंकिंग और फोकस्ड वर्क कर सकें। उदाहरण के लिए, साल में 2 बार 2 हफ्तों के लिए पूरी तरह आइसोलेशन में चले जाना। जब ये पीरियड्स पहले से तय और क्लियरली कम्युनिकेटेड हों तो लोग आमतौर पर आपकी अनअवेलेबिलिटी को स्वीकार कर लेते हैं। कार्ल जुंग ने स्विट्जरलैंड में एक रिट्रीट बनाया था जहां वे कई हफ्तों तक सिर्फ सोचने और लिखने के लिए जाते थे। वहीं एडम ग्रांट अपने सभी कोर्सेज एक सेमेस्टर में पढ़ाते थे और दूसरे सेमेस्टर में खुद को बंद करके सिर्फ थिंकिंग और राइटिंग पर ध्यान देते थे। यही डीप वर्क का मूल विचार है, अपनी जिंदगी में ऐसे बड़े अनइंटरप्टेड समय बनाना जहां आपका पूरा दिमाग सिर्फ एक मीनिंगफुल चीज पर केंद्रित हो सके। रिदमिक मेथड उन लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है जिनकी जिंदगी रिलेटिवली स्टेबल होती है और जो हैबिट्स के जरिए डिसिप्लिन बनाना पसंद करते हैं। इसका मूल विचार है कि हर दिन डीप वर्क के लिए एक फिक्स समय तय किया जाए। उदाहरण के लिए, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, असली काम शुरू होने से पहले। जब आप हर दिन एक ही समय पर डीप वर्क करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी समय फोकस मोड में जाने लगता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दिन की शुरुआत में ही आपको महसूस होता है कि आपने कुछ बेहद महत्वपूर्ण अकम्प्लिश कर लिया है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और गिल्ट भी कम होता है। जेरी साइनफेल्ड का प्रसिद्ध डोंट ब्रेक द चेन मेथड इसी प्रिंसिपल पर आधारित था, जहां कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आता है जर्नलिस्टिक मेथड, जिसे शायद सबसे प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ तरीका कहा जा सकता है। इसमें नियम यह है कि जब भी आपको थोड़ा स्पेयर टाइम मिले, तुरंत डीप फोकस में चले जाओ। यानी डीप वर्क को किसी फिक्स समय तक सीमित मत करो, बल्कि हर उपलब्ध मौके का उपयोग करो। लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन स्केड्यूलिंग की जरूरत होती है। जर्नलिस्ट की तरह जिन्हें डेडलाइन के दबाव में कभी भी राइटिंग मोड में जाना पड़ता है, आपको भी अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि वो किसी भी समय फोकस कर सके। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि वे हर हफ्ते की शुरुआत में तय कर लेते हैं कि कब कब डीप वर्क करेंगे और फिर हर दिन जरूरत के हिसाब से उसे एडजस्ट करते हैं। वॉल्टर आइजैक्सन के बारे में भी यही कहा गया कि वे फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताते हुए भी अचानक ऊपर कमरे में चले जाते, कुछ देर इंटेंसली काम करते, फिर वापस आकर पूरी तरह रिलैक्स्ड हो जाते। उनके लिए डीप वर्क कोई भारी चीज नहीं थी, बल्कि स्पेयर टाइम का सबसे अच्छा उपयोग था। एक महत्वपूर्ण सलाह यह है, मेक टाइम डोंट फाइंड टाइम। यानी डीप वर्क के लिए समय ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अपने कैलेंडर में पहले से स्केड्यूल करो और किसी भी चीज़ को उसके बीच मत आने दो। पोमोडोरो जैसी टाइमिंग टेक्निक्स भी आपको जल्दी फोकस जोन में जाने में मदद कर सकती हैं। इसके बाद आता है दूसरा प्रिंसिपल, रिचुअलाइज इट। एक इंटेलिजेंट इंसान के लिए रूटीन एम्बिशन की निशानी होती है। डीप वर्क में रिचुअल का मतलब है कि आप ऐसी आदतें और छोटे छोटे रूटीन्स बनाएं जो आपको जल्दी डीप फोकस की अवस्था में ले जाएं और वहां टिकाए रखें। जितनी कम विल पावर आपको फोकस में जाने के लिए लगानी पड़ेगी, उतना आसान डीप वर्क बन जाएगा। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं, जैसे हमेशा किसी खास जगह पर जाकर काम करना, लाइब्रेरी, प्राइवेट ऑफिस या आपका पसंदीदा कॉफी शॉप। कोई खास क्यू या एनर्जी रिचुअल रखना, जैसे सिर्फ डीप वर्क सेशंस के दौरान एक खास कॉफी या टी पीना, एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट सुनना या हर सेशन से पहले वही स्ट्रेच या छोटी वॉक करना। ये सभी रिचुअल्स आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब फोकस मोड में जाने का समय है। एनर्जी सस्टेन करना भी बहुत ज़रूरी है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो डिस्ट्रैक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अपने पास नट्स या हल्के स्नैक्स रखना मददगार हो सकता है। ये भी तय करें कि आप कितनी देर काम करेंगे। सेशन को ओपन एंडेड मत छोड़िए। लगभग 90 मिनट का डीप वर्क सेशन आइडियल माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान आप पूरी तरह जोन में जा पाते हैं, बिना पूरी तरह थके हुए। कोशिश करें कि एक समय में सिर्फ 1 टास्क पर काम करें। अगर छोटे छोटे कई काम करने हों तो उन्हें एक ही कैटेगरी में बैच कर लें, जैसे प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स, और उसी तरह की एक्टिविटीज़ एक साथ करें। जहाँ तक संभव हो, इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहें जब तक कि वो उस स्पेसिफिक टास्क के लिए सच में ज़रूरी ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीप वर्क हर इंसान के लिए अलग दिख सकता है। शुरुआत में आप इसे परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन मजबूत होगा, क्योंकि फोकस भी एक मसल की तरह है जिसे समय के साथ ट्रेन किया जा सकता है।
तीसरा प्रिंसिपल है अपने काम में इंटेंसिटी पैदा करना। शुरुआती कुछ डीप वर्क सेशंस के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, आखिर क्या चीज किसी काम को डीप बनाती है और किसी दूसरे काम को शालो? कैसे पता चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? इसका पहला संकेत वही डेफिनेशन है जो पहले दी गई थी। डीप वर्क वो है जो नई वैल्यू पैदा करे, आपकी स्किल्स को बेहतर बनाए और जिसे आसानी से रेप्लिकेट ना किया जा सके। लेकिन इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण तत्व है, इंटेंसिटी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप कॉन्सेंट्रेशन लगभग हमेशा इंटेंस होती है। इसमें आप बस कैजुअली चीजों को टच नहीं करते या इधर उधर भटकते नहीं रहते। आपकी आंखें लक्ष्य पर टिकी होती हैं, दिमाग पूरी ताकत से काम कर रहा होता है। आप डीपली सोच रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं और किसी कॉन्क्रीट चीज को फिनिश करना चाहते हैं। यही वो मानसिक अवस्था है जिसमें असली डीप वर्क होता है। उदाहरण के तौर पर थियोडोर रूजवेल्ट का जिक्र आता है। हार्वर्ड में उनके इंटरेस्ट्स इतने अलग अलग थे कि लोग हैरान हो जाते थे, लेकिन जब वे किसी चीज पर काम करते थे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी इंटेंस होती थी कि वे दूसरों की तुलना में कम समय में ज्यादा अकम्प्लिश कर लेते थे। डीप वर्क का मतलब भी यही है, अपने हर फ्री न्यूरॉन के साथ किसी टास्क पर टूट पड़ना जब तक कि वो आपकी अनवेवरिंग कॉन्सेंट्रेशन के सामने हार न मान जाए। यहाँ पार्किंसंस लॉ बहुत मदद करती है। किसी टास्क के लिए जितना समय आप सामान्यतः रखते उससे कम का एक हार्ड डेडलाइन तय करें। जैसे अगर कोई काम सामान्यतः 1.5 घंटे लेता है तो खुद को सिर्फ 1 घंटा दें। लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप मुश्किल से डेडलाइन तक पहुंचे, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पूरी इंटेंसिटी और फोकस लगानी पड़े। यही आपकी इंटेंसिटी मसल को मजबूत बनाता है। इसके बाद आता है एक सरप्राइजिंग प्रिंसिपल, बी लेजी। पहली नजर में ये डीप वर्क के बिल्कुल उल्टा लगता है। अगर आपको लेजर फोकस्ड और इंटेंसली प्रोडक्टिव बनना है तो लेजी क्यों बनना चाहिए? लेकिन इसके पीछे गहरी न्यूरोसाइंस छिपी है। जिन डिसीजंस या प्रॉब्लम्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, वेग कंस्ट्रेंट्स और कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनमें आपका अनकॉन्शियस माइंड बेहद शक्तिशाली तरीके से काम करता है। कॉम्प्लेक्स समस्याओं को हल करने के लिए आपके दिमाग को खाली समय और स्पेस चाहिए होता है ताकि सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। कई बार सबसे प्रोडक्टिव चीज कुछ समय के लिए कुछ भी न करना होती है। आइडलनेस यानी खालीपन दिमाग के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए विटामिन डी। इसके बिना मानसिक थकान और टूटन पैदा होती है। डीप वर्क लगातार घंटों तक करना संभव भी नहीं है। रिसर्चर के एंडर्स एरिक्सन के अनुसार बिगिनर्स के लिए इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट लगभग 1 घंटा प्रतिदिन होती है, जबकि एक्सपर्ट्स इसे 4 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि काम खत्म होने के बाद सच में काम को छोड़ दिया जाए। दिन खत्म होने पर अपने दिमाग को वर्क मोड से बाहर निकालें। रात में ईमेल्स चेक करना, पुराने कॉन्वर्सेशंस को दोहराना या आने वाली चैलेंजेस के बारे में लगातार सोचना बंद करें। इसके लिए एक शटडाउन रिचुअल बनाइए। उदाहरण के लिए दिन खत्म होने से पहले अपनी टास्क लिस्ट्स और कैलेंडर को जल्दी से रिव्यू करें। अगले दिन का रफ प्लान बनाएं और फिर खुद से कहें शट डाउन कंप्लीट। इससे आपका दिमाग समझ जाता है कि अब काम खत्म हो चुका है। अगर कोई टास्क अभी सॉल्व नहीं हो सकता तो कम से कम उसके लिए एक प्लान या नेक्स्ट स्टेप्स तय कर दीजिए। इससे आपका मंकी माइंड शांत हो जाता है। संक्षेप में, शाम को काम बंद करें, नेचर वॉक्स लें, मजे करें और जिंदगी जिएं। 5वां प्रिंसिपल है कंसंट्रेशन को मसल की तरह ट्रेन करना। फोकस एक मसल है और डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करना भी एक अलग मसल है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन के आगे हार मानते हैं, डिस्ट्रैक्शन वाली मसल मजबूत होती जाती है और फोकस वाली मसल कमजोर। इसीलिए अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो सिर्फ फोकस सेशंस काफी नहीं है, आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन की आदत को भी धीरे धीरे कम करना होगा। जैसे एथलीट सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही नहीं बल्कि बाकी समय भी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अगर आप दिन भर बोर्डम से भागते रहेंगे तो डीप वर्क करना मुश्किल होगा। अगर आपकी जिंदगी का हर छोटा बोरिंग मोमेंट जैसे लाइन में खड़े रहना या किसी का इंतजार करना तुरंत स्मार्टफोन देखकर भर दिया जाता है, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे इस तरह रिवायर हो जाता है कि वो डीप कंसंट्रेशन के लिए तैयार ही नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पूरी तरह छोड़ना होगा। असली बात यह है कि डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीखना होगा। जब डीप वर्क करें तो फोन एयरप्लेन मोड पर रखें या दूर रख दें। सोशल मीडिया या यूट्यूब तभी इस्तेमाल करें जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करें, ना कि हर बोर्डम के रिस्पॉन्स में। 6वां प्रिंसिपल है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। पहली नजर में यह विरोधाभासी लगता है क्योंकि मेडिटेशन को आमतौर पर कुछ न करने और माइंड को खाली करने से जोड़ा जाता है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट एक अलग तरह की मेडिटेशन की बात करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जब आप फिजिकली व्यस्त हों लेकिन मेंटली फ्री हों, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, ड्राइविंग या शवल लेते समय, तब अपने ध्यान को किसी एक वेल डिफाइंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम पर केंद्रित करें। ये हर वॉक के दौरान नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा पहले बताया गया, दिमाग के लिए आइडलनेस और रेस्टोरेशन भी जरूरी है। लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह की प्रोडक्टिव मेडिटेशन बहुत उपयोगी हो सकती है। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग के नए इंसाइट्स मिल सकते हैं। इसके कई कारण हैं। आप प्रॉब्लम को अपनी रेगुलर लोकेशन से बाहर सोचते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव बदलता है। जब आपके पास कंप्यूटर या पेपर नहीं होता तो आपको आपके विचारों को ज्यादा साफ और स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपके कंसंट्रेशन मसल को और मजबूत बनाता है। 7वां प्रिंसिपल है कुछ समय के लिए सोशल मीडिया छोड़ देना। यहाँ कैल न्यूपोर्ट थोड़ा एक्सट्रीम लग सकते हैं, लेकिन उनका तर्क सुनने पर बात उतनी अनरीजनेबल नहीं लगती। वे मानते हैं कि सोशल मीडिया के कई फायदे हैं। ये लोगों को जोड़ता है, अपॉर्चुनिटीज देता है और कुछ लोगों के लिए मॉडर्न कनेक्टेड वर्ल्ड में बेहद जरूरी भी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम इसके नुकसान और फायदों को ईमानदारी से तौलते हैं? न्यूपोर्ट का कहना है कि ज्यादातर मामलों में सोशल मीडिया के नुकसान हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं और उनमें से कई तो अभी हमें पूरी तरह समझ भी नहीं आए हैं। जैसे कभी लोगों को सिगरेट्स के नुकसान का अंदाजा नहीं था, वैसे ही शायद सोशल मीडिया के प्रभावों को लेकर भी हम अभी शुरुआती दौर में हैं।
दूसरी तरफ इसके फायदे अक्सर उतने बड़े नहीं होते जितना हम मान लेते हैं, और लोगों से जुड़ने के दूसरे तरीके भी मौजूद हैं। इसीलिए न्यूपोर्ट एक चैलेंज देते हैं, किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तय समय के लिए छोड़ दीजिए, जैसे 1 महीने के लिए। फिर खुद से पूछिए कि क्या आपने सच में उसे मिस किया? क्या आपकी जिंदगी उसके बिना बहुत अलग हो गई? आपने वास्तव में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें खोई? कई लोगों ने पाया कि शुरुआती असहजता के बाद उनकी जिंदगी ज्यादा शांत और कम स्ट्रेसफुल लगने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि हर समय ऑनलाइन मौजूद रहने या अपनी जिंदगी का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंटरनेट पर डालने की जरूरत नहीं है। यही डीप वर्क का बड़ा हिस्सा है, लगातार स्टिमुलेशन से बाहर निकलकर अपने अटेंशन पर फिर से कंट्रोल हासिल करना। 8वां प्रिंसिपल थोड़ा मजेदार है, सीईओ मत बनो। डीप वर्क पर चर्चा करते समय कैल न्यूपोर्ट को अक्सर एक सवाल सुनने को मिलता था, जिसे उन्होंने जैक डॉर्सी आर्ग्यूमेंट नाम दिया। लोग कहते थे, जैक डॉर्सी जैसे बेहद सफल सीईओज को देखो, उनकी जिंदगी मीटिंग्स, सेल्स कॉल्स, टीम मैनेजमेंट और लगातार कम्युनिकेशन से भरी होती है। वे डीप वर्क करते हुए नहीं दिखते, फिर भी बेहद सफल हैं। तो क्या डीप वर्क वास्तव में जरूरी है? न्यूपोर्ट का जवाब यह है कि एक अच्छा सीईओ असल में एक हार्ड टू ऑटोमेट डिसीजन इंजन होता है। उसके पास वर्षों का एक्सपीरियंस, इंस्टिंक्ट और मार्केट अंडरस्टैंडिंग होती है। दिन भर उसे ईमेल्स, मीटिंग्स, साइट विजिट्स और अलग अलग इनपुट्स मिलते रहते हैं, जिन्हें प्रोसेस करके उसे तेजी से डिसीजंस लेने होते हैं। ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि वो 4 घंटे एक ही समस्या पर डीपली फोकस करे, शायद उसकी असली वैल्यू का सही उपयोग नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर सीईओज उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए पहले डीप वर्क के लंबे फेजेस से गुजरे होते हैं। यानी डीप वर्क शायद वो चीज है जिसने उन्हें उस स्तर तक पहुंचाया। अंत में सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि आज की दुनिया में फोकस और कंसंट्रेशन को लेकर अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन थोड़े समय के लिए भी इन प्रिंसिपल्स को अपनाने से फर्क महसूस होने लगता है। डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल वर्क, बेहतर कंसंट्रेशन और एक शांत पर्पसफुल जीवन जीने का तरीका है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर किसी महत्वपूर्ण चीज पर पूरी इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं, तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, आप अपने अंदर की क्षमता को भी अनलॉक करते हैं। शायद इसी वजह से ये बात इतनी पावरफुल लगती है। मैं फोकस्ड लाइफ जीऊंगा क्योंकि वही सबसे बेहतरीन जीवन है।